हेलो फ्रेंड्स, मैं एन पांडे, ला एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हम सभी ने 1909 का अधिनियम पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने बाद में जो सबसे लास्ट टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था मांटेगू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट आती है, योजना आती है, उसके बारे में पढ़ा था। अब मांटेगू कौन थे? मांटेगू उस समय भारत के राज्य सचिव थे, जो भारत के राजनीतिक गतिविधियों का जायजा करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपते हैं। इस रिपोर्ट के बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इसको एक नाम से और जाना जाता है, मांटेगू चेम्सफोर्ड या मांटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस अधिनियम आने के पहले 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ? कर्मिक रूप से ये कहा गया, घोषणा की गई कि भारत में कर्मिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। ये कहा इसलिए गया कि जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी उसमें ये बात कही गई थी कि क्या बोलते हैं, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए भारत में। और क्या किया गया है? देखिए, इसी के कहने के अनुसार आगे चल के प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती भी है। अब देखिए, ये जो आया भारत में, ये लाया, बन के तैयार हुआ 1919 में बना और 1921 में लागू किया गया। ये 1921 में लागू किया गया, बन के तैयार हुआ 1919 में और लागू किया गया 1921 में। आपको बता दें, इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया? प्रांतों में तो उत्तरदायी सरकार बन गई भाई, लेकिन केंद्रों में उत्तरदायी सरकार, यानी यह नियम केंद्रों पर लागू नहीं हुआ, यानी केंद्र में उत्तरदायी सरकार नहीं बन पाई। उसका रीजन क्या था कि सारी शक्तियां गवर्नर में निहित थी। गवर्नर अपने कार्यकारिणी परिषद की सलाह ज्यादा मानता था, मंत्री परिषद की मानता ही नहीं था। मंत्री चुन के आते थे और मंत्री परिषद और कार्यकारिणी परिषद में हमेशा मनमुटाव रहता था, तनातनी रहता था। तो इसीलिए वहां हो नहीं पाया, क्योंकि गवर्नर जनरल जो था मंत्री परिषद के लिए प्रति उत्तरदायी नहीं था, बल्कि भारत के राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था। अब प्रांतों की अगर बात आती है तो प्रांतों में यहां से द्वैध शासन शुरू हो जाता है। द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। अब द्वैध शासन शुरू कैसे हुआ? जो प्रांतों के विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। स्थानांतरित विषय पर गवर्नर अपने मंत्रियों की सहायता से शासन करता था और आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से शासन करता था। तो यहाँ प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर आता है, और इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता की सीमा हटा दी गई। इस अधिनियम के अनुसार क्या किया गया? गवर्नर जनरल की जो परिषद की सदस्यता थी, सीमा थी, उसको हटा दिया गया और कहा गया वायसराय की कार्यकारिणी सदस्यों में 6 सदस्यों में से 1 सदस्य, क्या 3 सदस्य जो होंगे वो भारतीय होंगे, लेकिन कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, क्योंकि इसके पहले हमने 6 गिनती कर चुकी है, अगर इनको कमांडर इन चीफ को लोगे तो इसमें 7 हो जाएंगे। ठीक है, इनको छोड़ करके 3 भारतीय होना आवश्यक था। और क्या कहा गया इस अधिनियम में? क्या कहा गया? कहा गया केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था हो जाएगी, यानी 2 सदन होंगे, विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 134, कहीं 144 भी देखने को आपको मिलेगा कुछ बुकों में। तो और राज्य परिषद में कितने थे? 60। इसमें 104 निर्वाचित किए जाते थे, शेष मनोनीत किए जाते थे। और राज्य परिषद में 34 निर्वाचित किए जाते थे, 26 मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, तो यहां से इनकी सीमा बढ़ गई और इसी एक्ट के माध्यम से सूचियों पर विधि बनाने की शक्तियां बांट दी गई, नहीं बंटवारा कर दिया गया, शक्तियों का थोड़ा विभाजन कर दिया गया। कहा संघ सूची पर केंद्रीय विधानमंडल पर बनाएगा विधि, और प्रांतीय सूची पर प्रांतीय विधान परिषद बनाएगा सूची। और कुछ प्रांतीय सूची में कुछ विषय ऐसे थे जिसमें केंद्रीय विधानमंडल
बना सकता था, लेकिन उसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति पाना जरूरी था। अगर दोनों में, अगर केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल यानी संघ सूची और प्रांतीय सूची के अलावा अगर केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधान परिषद में अगर ये कंफ्यूजन हो जाती कि कौन लॉ बनाएगा, तो इसका डिसीजन लेने का जो अधिकार था वो गवर्नर जनरल के पास था। अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जिसे कहता वो विधि बना देता। और आगे देखिए, जो विधि ये बनाता केंद्रीय विधानमंडल, उसके विधिमानता को कभी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यानी जो केंद्रीय विधानमंडल विधि बनाएगा उसको, उसकी विधिमानता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और इस अधिनियम के माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। अभी तक क्या था, अभी भी वही है कि वोट देने का अधिकार किसको, शिक्षा के आधार पर और संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार था। अभी इस बार पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो इसके आगे देखिए क्या हुआ कि भारत में सर्वप्रथम जो प्रांतों में विधायिका थी उनके सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव शुरू हो गया। अभी तक क्या चुनाव के सिस्टम क्या थे, अप्रत्यक्ष रूप से थे। और देखिए चुनाव में अगर मत देने का अधिकार था तो कैटेगरी वाइज था, बहुत सीमित था, बहुत ज़्यादा नहीं था। कौन कौन दे सकता था, शिक्षित दे सकते थे, शिक्षा के आधार पर मत देने का अधिकार था, संपत्ति के आधार पर मत देने का अधिकार था। और जैसे कि इस एक्ट में महिलाओं को भी मत देने का अधिकार हो गया, लेकिन 10% ही लोगों को मत देने का अधिकार था, बहुत ज़्यादा लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। और दूसरी चीज़ें यहाँ देख लीजिए एक बार, संप्रदाय का आधार पर निर्वाचन शुरू हो गया। यानी सिखों का अलग, भारतीय ईसाइयों का अलग, यूरोपियनों का अलग, और आंग्ल भारतीयों का अलग, मुस्लिमों का अलग। ऐसे क्या हुआ, संप्रदाय निर्वाचन का यहाँ शुरुआत हो गई। और देखिए क्या हुआ इस अधिनियम ने, इस अधिनियम के माध्यम से 8 प्रांतों में विधान परिषद बनाई गई। 8 कौन कौन थे ये देख लीजिए एक बार। मुंबई विधान परिषद बनी, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और पंजाब, बिहार, उड़ीसा एक में था, मध्य प्रांत और असम। और यह है सदस्यों की संख्या। मुंबई में सदस्यों की संख्या थी, मुंबई परिषद में सदस्यों की संख्या 11 थी, मद्रास परिषद में 127 थी, बंगाल में 239 थी, संयुक्त प्रांत में 123 थी, पंजाब में 93, बिहार और उड़ीसा में 103, मध्य प्रांत में 70 और असम में 53। ये आपके 8 विधान परिषद बनाए गए और इनके सदस्यों की संख्या इतनी थी। पहली बार क्या हुआ कि पहली बार लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान बनाया गया, जिसके तहत भारत में 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसके बाद हम यूपीएससी करते हैं ना, वही है यूपीएससी, यहीं से गठन हुआ और खुली परीक्षा का शुरुआत हो गया। और क्या कहा गया, इसके माध्यम से कहा गया कि इस कानून के माध्यम से क्या कहा गया, लंदन में भारत के उच्च आयुक्त का कार्यालय का सृजन किया गया और पहली बार केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से यानी राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और कहा गया अब राज्य जो है अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत है, यानी अब अपना बजट वो स्वयं बना सकता है। देखिए धीरे धीरे अलगाव शुरू हो रहा है, समझिएगा। इसके द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया। वैधानिक आयोग का क्यों गठन किया गया था? भारत में वैधानिक आयोग का गठन इसलिए किया गया कि भारत जो सरकार चल रही थी या भारत की स्थितियां जो थी उसका हर 10 वर्ष में वो रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करें, यानी सौंपे, ठीक है। और जो हमने शुरू में पढ़ा कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया, इसकी जांच करने के लिए सर अलेक्जेंडर मूडीमैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई और इस समिति ने द्वैध शासन को, शासन प्रणाली को क्या किया, जांचा परखा। उसके बाद बताया कि भारत में जो प्रांतों में द्वैध शासन है वो पूर्णतया क्या है, फेल है। तो देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पूरा का पूरा देख लीजिएगा ध्यान से। 1919 का भारत शासन अधिनियम पहली बार महत्वपूर्ण ऐसा हुआ कि भारत शासन अधिनियम यानी भारत में शासन सुधार के लिए कोई अधिनियम आया, ठीक है। उसमें क्या क्या बातें कही गई, उसमें पहली बात कही गई जैसे कि हमने बताया था आपको कि 20 अगस्त 1917 में पहले घोषणा कर दी गई थी कि उत्तरदायी सरकार वहाँ बनाई जाए। तो उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए ही ये
अधिनियम आया जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और ये भारत में अधिनियम लागू तो हुआ 1921 में, लेकिन प्रांतों में ही ये उत्तरदायी सरकार बना पाया। यह नियम केंद्रों में लागू नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र में सारा का सारा पावर एक जगह पर केंद्रित था, गवर्नर जनरल के पास। और प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया। द्वैध शासन स्थानांतरित और आरक्षित विषय के आधार पर दिया गया, जिसमें एक तरफ प्रांत का गवर्नर अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से करता था शासन, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल अपने कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से करता था। और चूंकि गवर्नर जनरल राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था, परिषद के प्रति उत्तरदायी था नहीं, इसलिए तनातनी हमेशा बनी रहती थी। और इस माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और देखिए, इसमें प्रत्यक्ष रूप से पहली बार चुनाव का प्रावधान किया गया प्रांतों में, और 8 प्रांतों के विधान परिषद का निर्माण किया गया, बनाया गया। मुंबई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश, असम। और इस अधिनियम के माध्यम से लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई, जिसके आधार पर 1926 में भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन किया गया। ठीक है, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का सृजन किया। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ भारत में हुई, देखिए, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और कहा गया राज्य अब अपना बजट स्वयं बना सकता है, इसके लिए उसे अधिकार दिया गया। और भारत में पहली बार वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसका काम क्या होता था, हर 10 वर्ष में क्या करता, ब्रिटिश संसद को यहाँ की रिपोर्ट सौंपने का कार्य इसका था। और जो आपके द्वैध शासन की बात आती है, मैं फिर से बता दूं कि द्वैध शासन के जांच करने के लिए एक समिति गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। इन्होंने यहाँ जांच की द्वैध शासन का, और द्वैध शासन को क्या बताया, विफल बताया, फेल बताया। अब इसके बाद आएगा साइमन कमीशन, यानी साइमन आयोग। तो हम आगे पढ़ेंगे। इतना हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।